जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझेंगे। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो इसको पूरा अच्छे तरीका से पढ़िएगा और जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। चाहे आप उत्पाद पुलिस दे, झारखंड पुलिस दे, चाहे फील्ड वर्कर दे, झारखंड का जेएसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेपीएससी का भी एग्जाम देते हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश को अभी हम पूरा विस्तार से यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि इसके बाद देखिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा इजी फॉर स्टडी के नाम से। ठीक है, ये मिल जाएगा प्ले स्टोर में। यहाँ पर जो है बहुत कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा करंट अफेयर आपको 99 में मिल जाएगा। साइंस वाला 3000 प्लस प्रश्न ये 25 रुपया में मात्र मिल जाएगा। और 2400 जिला मेरे सलाह से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, 99 रुपया वाला 216 पेज का है, उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब वहां से आप ले सकते हैं। पूरा डिटेल से जो जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बहुत सारा कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। जेपीएससी के लिए भी कोर्स मिल जाएगा। अभी जेपीएससी वाला मात्र जो है 599 में हम कर दिए। ठीक है, मतलब कि ये 999 था तो अब 599 कर दिए हैं। कुछ दिन तक ये रहेगा, इसको जाकर के ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम झारखंड का यहाँ पे मुंडा राजवंश को देखेंगे। इसके बाद छोटा नागपुर का खास जो एरिया है नागवंश को देखेंगे। उसके बाद रामगढ़ राज्य को यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद अगर बात किया जाए तो पलामू का रक्सेल वंश को देखेंगे और सिंह वंश का 2 शाखा था तो दोनों शाखा को यहाँ देखेंगे। इसके बाद कुछ अन्य राजवंश होंगे जैसे पंचेत हो गया। उसके बाद पंचेत के बाद जो है और कुछ जो छोटे छोटे राजवंश होंगे, खड़गडीहा का वंश हो गया, तो ये सब के भी हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है हम पूरा एक साथ नहीं देखेंगे, यहाँ तक हम देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ तक पूरा देखेंगे। ठीक है, 3 खंड जो है हम पूरा करेंगे। एक तो झारखंड का मुंडा राजवंश, एक बाद यहाँ पर देखेंगे तो नागवंशियों का राजवंश को, और एक रामगढ़ राजवंश को यहाँ तक देखेंगे और एक बार में सब खत्म करेंगे। तो इस तरह से 2 पार्ट हम ये करेंगे जिससे कि किसी तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं हो। पूरा डिटेल से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है, देखिए मुंडा राजवंश। मुंडा राजवंश के बारे में अगर बात किया जाए तो मुंडा जो है सबसे पहले आए कहां से थे, तो मुंडाओं का अस्तित्व जो है वो झारखंड में ही है। ठीक है, सीधे टपके हैं, बोला जाता है मुंडा जो है झारखंड में सीधे टपके हैं। तो कहां से आए थे, तो मुंडाओं का जो आगमन हुआ था वो कहां से हुआ था, तो मध्य भारत से इनका आजमगढ़ वाला क्षेत्र से हुआ था। आजमगढ़ जो क्षेत्र है वहां से मुंडाओं का आगमन हुआ था और मुंडा जो है वो रोहतासगढ़ से होते हुए यहाँ पर आए थे। मुंडाओं का आगमन झारखंड में हुआ था और इस समय बोला जाता है कि यहाँ पे खरवार शासकों का शासन था। खरवार लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे जब मुंडाओं का आगमन झारखंड में हो रहा था। उस समय झारखंड के क्षेत्र में खरवार शासक थे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर बात यहाँ पर किया जाए तो मुंडाओं के साथ इनका संघर्ष हुआ। ठीक है, किसका, ये खरवारों का। तो इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ कि मुंडाओं का आगमन हुआ और मुंडा यहाँ आकर के बसते चले गए और इस तरह से मुंडाओं का अस्तित्व झारखंड में स्थापित हुआ। तो ये बात थोड़ा सा होता है। बाकी जो है इसके बारे में हम और नीचे जब चलेंगे तो आपको पूरा विस्तार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति हुए थे शरद चंद्र राय। ठीक है, इनके अनुसार बोला जाता है कि इस राज्य में मुंडाओं का आगमन हुआ है। वो हुआ है कब, तो याद रखेंगे यहाँ पे 600 ईस्वी में, 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 ईसा पूर्व मुंडाओं का आगमन बोला जाता है कि इस क्षेत्र में हुआ था। ये कौन बोलते हैं, तो ये शरद चंद्र राय के द्वारा बोला गया है। तो इसको याद रखिएगा, एक पुस्तक राइटर है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए मुंडाओं का राजा। अब यहां से बात आता है मुंडाओं के राजा के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्थापना किसने किया था, मुंडाओं के राज्य का स्थापना या तो मुंडाओं को पहली बार राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास या पहली बार राज्य निर्माण का बात अगर किया जाए तो किसने किया था, तो ये रीता मुंडा, रीसा मुंडा इनको कहते हैं। रीसा मुंडा बोलिए या रीता मुंडा ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे राज्य निर्माण की बात की थी। तो याद रखिएगा ये। ठीक है, ये राज्य निर्माण का प्रक्रिया को सबसे पहले चालू करने का काम किसने किया था,
तो रीता मुंडा और ऋषा मुंडा इन्हीं को कहा जाता है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम राज्य निर्माण का बात इन्होंने ही किया था, इसलिए बोला जाता है कि राजनीतिक रूप से सबसे पहले एक्टिव कौन हुए थे, तो मुंडा ही हुए थे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि राजनीतिक रूप से सबसे पहले एक्टिव जो हुए थे वो मुंडा हुए थे, लेकिन बात यहाँ पर किया जाए तो मुंडा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा अभी जागरूक जो है वो उरांव है, उरांव जो है सबसे आगे है, समाज में सबसे ज्यादा विकसित उरांव है। लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक जो हुए थे सबसे पहले यही हुए थे, कौन, तो ये हुए थे मुंडा लोग। याद रखेंगे, ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड का, थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उरांव दूसरी है और संथाल एक नंबर में आता है, संथाल जनजाति एक नंबर में आता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रीता मुंडा ऋषा मुंडा जो है वो सत्ता को एक प्रकार से स्थापित करने का काम किया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो एक प्रकार से ये किंग मेकर बने। किंग मेकर कहने का मतलब इन्होंने एक राजा चुना, ठीक है। रीता मुंडा जो है वो एक यहाँ पे राजा चुने थे, सुतिया पाहन, सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया, ठीक है। सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। अब यहाँ पर बात होता है कि जब सुतिया पाहन मुंडाओं का शासक बनेगा तो अपने अनुसार राज्य का निर्माण करेगा, अपने अनुसार राजधानी स्थापित करेगा। तो ये बात अगर किया जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले जब सुतिया पाहन यहाँ पे मुंडाओं का शासक नियुक्त हुआ, उसके बाद इसने क्या किया कि एक राज्य का निर्माण किया जिसका नाम रखा सुतिया पाहन, ठीक है। सुतिया पाहन ने नाम क्या रखा, सुतिया नागखंड रखा। तो याद रखिएगा, सुतिया पाहन ने एक राज्य का निर्माण किया जिसका नाम रखा सुतिया नागखंड। याद रखिएगा, सुतिया नागखंड अपने नंबर पर रख दिया, सुतिया नागखंड। और इस सुतिया नागखंड का जो राजधानी है वो सुतियांबे बनाया। सुतियांबे वर्तमान जो है ये पिठोरिया है, ये रांची के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये राजधानी रांची जो है वो अभी जो राजधानी रांची है उसी के आसपास ये सुतियांबे देखने को मिलेगा, जहां पे सुतिया नागखंड ने अपना राजधानी स्थापित किया था। आज भी ये क्षेत्र ही राजधानी है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हुआ, इसको थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो किंग मेकर कौन हुए, तो याद रखना रीता मुंडा ऋषा मुंडा। पहले राजा कौन हुए, तो यहाँ सुतिया पाहन। सुतिया पाहन ने किस राज्य का स्थापना किया, सुतिया नागखंड का स्थापना किया। सुतिया नागखंड की पहली राजधानी कौन बना, तो ये सुतियांबे बना, जो वर्तमान पिठोरिया है वही बना था। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, सुतिया नागखंड जो है ये राज्य का निर्माण जो किया, यहाँ पे सुतिया जो पाहन है वो अगर देखा जाए तो इसमें 7 गढ़ी और 21 परगना में इस राज्य को विभाजित किया था। पूरा जो सुतिया नागखंड का जो क्षेत्र है उसको सुतिया पाहन ने 7 गढ़ी और यहाँ पर जो है 21 परगना में इस पूरा क्षेत्र को विभाजित किया था, जिस पर जो है ये अपना नियम कानून लगाता और नियम कानून के साथ जो है शासन सत्ता स्थापित करता, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना कि पालुमगढ़, हजारीगढ़, ठीक है, कैसलगढ़, सुरगुजागढ़। कैसलगढ़ और सुरगुजागढ़ केवल छत्तीसगढ़ वाला एरिया में, हमारे यहाँ नहीं है, बाकी सब हमारे यहाँ है, ठीक है। पालुमगढ़ हो चाहे हजारगढ़ हो, मानगढ़ हो, सब यहीं पर है, तो आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 21 परगना है तो उसको भी आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या होता है कि यहाँ जो है अधिक दिनों तक ये सत्ता जो है वो अस्थायी रूप से, मतलब नहीं चला, अस्थायी रूप से यहाँ पे नहीं चला। और उसके बाद इस राजवंश का जो है कम डाउन चालू हो गया। इसके बाद अंतिम राजा जो है आया मदरा मुंडा, अंतिम राजा मदरा मुंडा आया। मदरा मुंडा जो है आप जानते होंगे, यही मदरा मुंडा जो है मुंडमा जतरा मेला, मुंडमा जतरा मेला कहाँ लगता है, तो ये रांची के क्षेत्र में लगता है। मुंडमा जतरा मेला रांची के क्षेत्र में लगता है और यही अंतिम राजा था। मदरा मुंडा अंतिम राजा था। इसने फनी मुकुट राय को गोद लिया था और इसके बाद जो है अपना सत्ता फनी मुकुट राय को दे देता है, ठीक है। अंतिम रूप से देखा जाए तो फनी मुकुट राय को अपना जो है राज का सौंप देता है
और इसके बाद जो है मुंडा वंश का समाप्ति हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुंडा वंश का समाप्ति होता है। और इस प्रकार से अगर बात किया जाए, इस प्रकार से यहाँ पे बात किया जाए तो जनजातियों के द्वारा जो है गैर जनजातियों का सत्ता का हस्तांतरण यहाँ देखने को मिलेगा। और ये क्षेत्र में जो है अब यहाँ पे नागवंशियों का शासन शुरू हो जाएगा, और जहां पर नागवंश का स्थापना फनी मुकुट राय करेगा, जो गोद लिया गया था मदरा मुंडा के द्वारा। तो यहां तक जो है ये मुंडा वंश का शासन काल हुआ। अब देखिए, गोद अगर फनी मुकुट राय को लिया गया तो फनी मुकुट राय कौन था, उसके बाद ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा कहानी सुनाते हैं। ठीक है, और ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा, तो इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, बढ़िया रहेगा। देखिए, आप सुने होंगे कि झारखंड को नागखंड भी बोला जाता है, नागखंड। ठीक है, नागभूम, नागभूम भी बोला जाता है, नागखंड भी बोला जाता है। ठीक है, नागखंड भी बोला जाता है। ये झारखंड को बोला जाता है, विष्णु पुराण में नागा की भूमि नागभूम बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी जवाब देंगे। पुंडरिक प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे पुंडरिक प्रदेश जो है वो पशु भूमि, झारखंड को बोला जाता है पशु भूमि। ठीक है, पशु भूमि, ये दोनों बोला जाता है किसमें, तो ये याद रखिएगा महाभारत में, महाभारत में बोला जाता है। तो आखिर क्यों बोला जाता है पुंडरिक प्रदेश, महाभारत में क्यों बोला जाता है, नागभूम नागखंड क्यों बोला जाता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र को विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण, ठीक है, पुराण में बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है इसके बारे में थोड़ा कहानी सुनाते हैं, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्षेत्र में अच्छे तरीका से यहाँ देखेंगे तो फनी मुकुट राय का नाम जो देख रहे हैं, इसका माता पिता का नाम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे महाभारत का बात करें, महाभारत में देखा जाए तो एक तरफ से कौरव लड़ रहे थे, कौरव, ठीक है, और एक तरफ से पांडव। ठीक है, एक तरफ से लड़ रहे थे कौन, तो एक तरफ से यहां लड़ रहे थे पांडव। अब ये पांडव, तो कौरव और पांडव में पांडवों का यहाँ पे विजय हुआ था, पांडवों का यहाँ पे विजय हुआ था। तो पांडव का विजय हुआ तो कोई दिक्कत तो नहीं है पांडवों को। अब यहाँ पर दिक्कत हो गया कौरवों का। ठीक है, महाभारत में कौरव पांडव लड़ रहे थे तो पांडवों का विजय हुआ था। और कौरवों के तरफ से लड़ रहे थे कौन लोग, तो याद रखेंगे नागा। ठीक है, नागा लोग लड़ रहे थे। असुर जनजाति जो हमारे यहाँ है उसी की एक उप शाखा है, यहाँ पे उसी से संबंधित है नागा। तो नागा लोग कौरवों के तरफ से लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो है कौरवों के साथ मिलकर जब लड़ रहे थे तो हार हो गया था यहाँ पे। तो जब हार हो गया तो नागा लोग गुस्सा गए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या किए, नागा वाला लोग जाकर के इसका रक्षित था एक, यहाँ पे रक्षित जो है ना, इसका नाम था परीक्षित। ये परीक्षित जो था वो पांडवों का था। ठीक है, एक मतलब कुल मिला के एक पुरोहित बोला जाए। ठीक है, पांडवों का एक पुरोहित जो रक्षित हुआ करता था जिसका नाम था परीक्षित। इस परीक्षित को नागा लोग जाकर के मार देता है, नागा लोग जाकर के हत्या कर देता है कि पांडवों को रक्षा करेगा, पांडवों को साथ देगा, हम लोग हारे हैं तो हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। नागा लोग जाकर के परीक्षित को मार देते हैं। और जब परीक्षित को मार देते हैं तो पांडव लोग जो है आग बबूला हो जाते हैं। पांडव लोग बोलते हैं कि हमारा परीक्षित को मारा है, हमारा रक्षित को मारा है, तो हम लोग नागा को पूरा विनाश कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। नागा लोग को जीने का जो जिंदगी का है वो दर्शन नहीं देंगे, ऐसा स्थिति कर देंगे कि नागा नस्ते नाबूद हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पे कंडीशन हो जाता है। इसी में नागा जनजाति में एक ब्राह्मण होता है यहाँ पे। ठीक है, नागा में एक ब्राह्मण होता है, और नागा में एक ब्राह्मण होता है जो डर जाता है, उसका नाम रहता है पुंडरिक। ठीक है, रिक, ये पुंडरिक होता है। नागा में एक ब्राह्मण होता है पुंडरिक, और ये पुंडरिक डर जाता है कि हम तो कुछ नहीं किए हैं, हमको लगता है पांडव लोग मार देगा। तो ये जो है ना जा करके एक बढ़िया नागा ब्राह्मण होते हैं, उनसे जाके लिपट करके रोने लगता है। अब बोलता है कि हमको बचा लीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं। नागा लोग जो मारा है परीक्षित को तो उसको जाके कुछ करे, हम तो नहीं किए हैं, पूरा नागा जाति को समाप्त करना सही नहीं रहेगा। तो ये जो परीक्षित है यहाँ पर जो एक ब्राह्मण होते हैं वो पुंडरिक के बातों से सहमत हो जाते हैं। अब पुंडरिक को कहते तू वाराणसी चला जाओ। ठीक है, तू वाराणसी चला जाओ। और ये
पुंडरीक जो है वो वाराणसी चला जाता है। अब वाराणसी के यहाँ एक पंडित के यहाँ रहता है, ओकरे बेटिया को फंसा लेता है। उसकी बेटिया जो होती है पार्वती, ठीक है, इसकी मतलब एक इसी के साथ अब शादी हो जाएगा पार्वती। ये पार्वती जो है, ये पार्वती को मतलब फंसा लेता है, शादी भी हो जाता है पार्वती के साथ पुंडरीक का। अब ये पार्वती और पुंडरीक जो है दोनों जाता है कहाँ पे, उड़ीसा। देखिए कहने का मतलब वाराणसी यहाँ पर है, ठीक है, वाराणसी यहाँ है और उड़ीसा यहाँ है। तो इससे हो करके बीचवा से अगर आपको जाना है तो झारखंड होके जाना होगा, इस तरह झारखंड। यहाँ राजधानी रांची है, तो यही रांची में सुतियांबे जो है, सुतियांबे, ये सुतियांबे क्षेत्र जो रांची है, यहाँ पर आते आते ही सबको बरसों समय लग जाता है। और यही जो एरिया है यहाँ पर आते आते 9-10 महीना लग जाता है, गाड़ी घोड़ा रहता है उस समय नहीं। तो ये सब सोचता है कि ये उड़ीसा जो एरिया जाकर पहुंचेंगे, समुद्र वाला एरिया पहुंचेंगे, यहाँ अपना मनाएंगे, मतलब हनीमून और ये सब कुछ मनाएंगे। तो यहाँ पर से जो चलता है, यहाँ आते आते टाइम लग जाता है, 9-10 महीना यही बीत जाता है, यही रांची के क्षेत्र आते आते। यही रांची वाला जो क्षेत्र है, सुतियांबे वाला क्षेत्र, यहाँ पर इस जो पार्वती होती है, इससे एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रहता है क्या, फनी मुकुट राय, ठीक है। बोला जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पार्वती उस दर्द को, उस पीड़ा को नहीं समझ पाती है, उसके बाद जो है वो दम तोड़ देती है। और जब दम तोड़ देती है तो वो लड़का, वो बच्चा, वो मतलब बिलापते रहता है। उसके बाद जो है वो देखकर, मतलब उसका कंडीशन, पार्वती का जब स्थिति खराब देख करके वो जब मर जाती है, तो उसके बाद पुंडरीक जो है, इसका भी दिक्कत हो जाता है। पुंडरीक जो है वो अपनी पत्नी के वियोग में ये भी मर जाता है। तो ये पति पत्नी जब दोनों मर जाता है तो यहाँ पे फनी मुकुट राय को देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो बोला जाता है नाग फन के नीचे वो रहता है। उधर से मदरा मुंडा, जो मुंडा वंश का अंतिम शासक जो होता है, मदरा मुंडा जा रहा होता है तो देखता है एक बच्चा रो रहा है, तो उस बचवा को जो है उठा लेता है और उसके बाद जो है उसको अपने साथ ले जाता है। और वही बच्चा को फिर बाद में जो है वो अपना राज का सौंप देता है, जिसका नाम रहता है फनी मुकुट राय। तो देखिए झारखंड के क्षेत्र को महाभारत में पुंडरीक प्रदेश बोला गया है। तो ये पुंडरीक, यही जो फनी मुकुट राय का पिता था पुंडरीक, तो इसी के नाम पर बोला जाता है, याद रखेंगे। महाभारत काल में ये हो गया। विष्णु पुराण में नागभूमि, नागखंड, या ये जो है नागभूम क्यों बोला जाता है, तो इसलिए क्योंकि नागाओं की भूमि रहा था। इसी क्षेत्र के ये नागा लोग थे जो कौरव को साथ दिए थे, असुर लोग भी यहीं के थे। तो ये नागा भूमि भी इसको बोला जाता है, नागभूमि भी बोला जाता है। तो आपको माँ बाप इसके बारे में पता चल गया। पुंडरीक जो है फनी मुकुट राय का पिता, और पार्वती जो है ये मतलब माँ थी किसके, तो याद रखेंगे फनी मुकुट राय के। तो ये थोड़ा सा आपको कहानी था, इसको ध्यान में रखेंगे। इसीलिए देखिए जनजाति लोग जो है, गैर जनजाति, मतलब ये जो है ना गैर जनजाति था, तो इसको सत्ता का हस्तांतरण यहाँ पर कर दिया। और इस तरह से जो है यहाँ पे मुंडाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और फनी मुकुट राय जो है वो नागवंश का स्थापना करता है। और जहां पर इसके माता पिता का मृत्यु हुआ था सुतियांबे के पहाड़ी वाला क्षेत्र में, वहीं पर अपना राजधानी ये बनाता है। तो ये थोड़ा सा कहानी था, ये बताना था, वो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार देख लीजिएगा, वो कहानियां में 2-3 गो क्वेश्चन भी घुसा हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन जाना चाहिए। रटने वाला चीज कुछ होता नहीं है, बस आप लोग थोड़ा कहानी समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी इससे भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कम रेट में हम दे दिए हैं पूरा ये झारखंड उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एलडीसी झारखंड पुलिस कसपाल 2 साल का वैलिडिटी के साथ है। देखिए इतिहास जो है ना पूरा यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं। थोड़ा इतिहास ही बचा हुआ है और कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा लगेगा कि बचा हुआ है तो उसको पूरा करा देंगे। ऐसे कोर्स यहाँ कंप्लीट कर दिए। बाकी इसमें एक फायदा है कि नोट्स यहाँ सब दे देते हैं, ठीक है। इजी फॉर स्टडी डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहां से जब देखिए अब सत्ता का हस्तांतरण हो गया, गैर जनजातियों को सत्ता मिल गया, तो इसका मतलब है कि अब यहां से चालू क्या होगा, तो छोटा नागपुर खास का नाग वंश चालू होगा, जहां पर मुंडा वंश का समाप्ति और नाग वंश का प्रारंभ होता है। यही जो टर्निंग पॉइंट है, इसी को बोला जाता है कि गैर जनजातियों का सत्ता मिलना और जनजातियों से सत्ता हाथ से चला जाना, मतलब जनजातियों के द्वारा गैर जनजातियों का सत्ता का हस्तांतरण बोला जाता है। देखिए नागवंशियों का देखा जाए, यहाँ पे नागवंशियों में देखा जाए तो सत्ता का यहाँ पे हस्तांतरण होगा और मुंडा राजवंश जो है उससे ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। बात अगर किया जाए तो जो
मुंडा वंश का अंतिम शासक था मदरा मुंडा, इसने फनी मुकुट राय को क्या किया, तो ये अपना राज का जो सौंप दिया, यही से जनजातियों के द्वारा गैर जनजातियों का सत्ता हस्तांतरण हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब यहां से चालू हो जाता है नागवंश के शासक। ठीक है, नागवंश के शासक जो है स्वयं को क्या मानते थे, राजपूत कहते थे। राजपूत स्वयं को कहते थे, स्वयं को मानते थे। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारा उपाधि धारण किया था ये नागवंशी लोग। एक तो पहले राय, ठीक है, फनी मुकुट राय जैसे है तो राय का उपाधि, शाह का उपाधि धारण किया, शाहदेव का उपाधि धारण किया। इस तरह से बहुत सारा उपाधि यहाँ पे नागवंश के शासकों के द्वारा धारण किया जाएगा। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को देखेंगे, आपको ज्यादा चीज वैसा नहीं समझना है फालतू का। एक नंबर में अगर बात किया जाए यहाँ पे तो फनी मुकुट राय, पहला शासक फनी मुकुट राय आएगा। तो ये जो शासक है, अगर बात यहाँ पर किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आदि पुरुष का बात किया जाए तो आदि पुरुष इसी को कहते हैं, फनी मुकुट राय को फनी मुकुट, ठीक है, फनी मुकुट राय को क्या बोला जाता है, आदि पुरुष बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं नागवंश का स्थापना कब हुआ था, तो 64 ईस्वी में नागवंश का स्थापना हुआ था। और संस्थापक कौन थे, तो ये संस्थापक याद रखेंगे, तो संस्थापक फनी मुकुट राय। और राजधानी कहां था, तो याद रखना है ये राजधानी सुतियांबे था, राजधानी सुतियांबे था, याद रखेंगे। पहला अगर राजा बोला जाए तो फनी मुकुट राय थे, पहला राजा फनी मुकुट राय थे, याद रखना है। इनका विवाह जो है वो पंचेत के राजघराना में हुआ था। ठीक है, पंचेत के राजघराना में, पंचेत राजवंश मानभूम के क्षेत्र में था, तो वहीं पर इनका विवाह हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, बात किया जाए तो फनी मुकुट राय का जो राज्य था वो 66, ठीक है, 66 याद रखना है, 66 परगना में विभाजित था। ठीक है, याद रखेंगे 66 परगना में विभाजित था पूरी तरीका से। सुतियांबे में देखा जाए तो एक सूर्य मंदिर का निर्माण, ये क्वेश्चन पूछता है कि सुतियांबे के क्षेत्र में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखना है ये किया था फनी मुकुट राय ने, याद रखेंगे। ये क्या किया था कि एक गैर जनजाति, ठीक है, भवराय श्रीवास्तव, भवराय श्रीवास्तव, इनको जो है दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, बनारस वाला क्षेत्र से बुलाया था और यहाँ दीवान नियुक्त किया था। और बाद में बागदेव सिंह जो है वो फनी मुकुट राय को हत्या कर देते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बात होता है, बागदेव सिंह कौन थे, क्या थे, नहीं थे, ये सब आगे बताएंगे, आएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर दूसरे राजा, दूसरे शासक आ जाते हैं, प्रताप राय। ठीक है, जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके उसी को पढ़ना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 60-70 को शासक हुआ है तो सबको पढ़ेंगे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछेगा उसी को पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रताप राय कुछ नहीं किया था, बस ये राजधानी जो है वो सुतियांबे से चुटिया हस्तांतरित कर दिया था। और ऐसा इसलिए करता था कि अपना राजकाज को अस्तित्व है थोड़ा बढ़ाने के लिए। ठीक है, 400 साल अगर शासन करना है तो कहने का मतलब इस तरह से अगर हम बच बच करके काम करते रहेंगे तो इससे सत्ता आगे तक चलते रहेगा, ऐसा ही कुछ उद्देश्य था, और कुछ यहाँ पे उद्देश्य नहीं था। तो चुटिया हस्तांतरित कर लिया था और काशी के लोगों को यहाँ पे इस राज्य में बसाने हेतु आमंत्रित करने का काम किया था। काशी वाले लोग को यहाँ पे आमंत्रित किया था कि हम आइए, आप यहीं पर बसिए। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर किया गया था प्रताप राय के द्वारा। प्रताप कर्ण भी आएगा, एक अच्छा शासक आएगा, ठीक है, तेजस्वी शासक आएगा, जो वहां पर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हालांकि उसी के समय में यहाँ पे जो है रामगढ़ राज वाले लोग जो हैं घुस जाएंगे और फिर यहाँ पे नागवंशियों को फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए गजघट राय, गजघट राय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गजघट राय जो है ये नागवंशियों का शासक था। ये गुमला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो गुमला वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हापा मुनि मंदिर का निर्माण ये किया था। ठीक है, गुमला वाला क्षेत्र में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया था। हापा मुनि गांव में, हापा मुनि गांव में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया था, ये याद रखना है। देखिए महामाया मंदिर भी इसको कहते हैं। ठीक है, हापा मुनि मंदिर को महामाया मंदिर भी कहा जाता है। ये गजघट राय ने इसको बनाया था, याद रखेंगे। ठीक है, बात यहां पर किया जाए टांगीनाथ, ठीक है, टांगीनाथ जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे चैनपुर गुमला में।
यहाँ पे भी देखा जाए तो इसका स्थापना यहाँ पे किया था, तो याद रखेंगे। ठीक है, टांगी नाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है चैनपुर में, उसका भी स्थापना उसको भी स्थापित करने का काम ये किया था। यही टांगी नाथ जो मंदिर है, इसी में देखेंगे ये टांगी नाथ, टांगी किसको बोलते हैं, गांव में देहाती भाषा में टांगी बोलते हैं। वो यहाँ पे कुल्हाड़ी टाइप का रहता है, टांगी मतलब जो पेड़ उड़ काटने वाला होता है, फालसा टाइप का होता है, तो उसको कहते हैं यहाँ पे टांगी। तो टांगी नाथ जो है ना, वो अगर अब बात यहाँ पर किया जाए तो यहीं पर परशुराम जो है वो अपना तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान तिरवा धनुषवा को तोड़े थे, श्री राम धनुष को तोड़े थे, तो यही जो है उठ करके आए थे कि मेरा तपस्या भंग हो गया है, हम आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वैसा यही कहे थे। ठीक है, तो बाद में फिर जो है समझौता हो गया था भगवान के बीच में। परशुराम भी जो है राम का अवतार थे, विष्णु का अवतार थे, उसके बाद राम भी राम का अवतार, विष्णु का अवतार थे। तो याद रखेंगे टांगी नाथ जो है, इसका भी स्थापना यहाँ पर करवाया गया था। और हापा मुनि मंदिर का निर्माण भी ये गजघट राय ने गुमला में करवाया था। तो ये जो है ना काफी भक्ति स्वभाव का व्यक्ति था, काफी भक्तिमय था, इसीलिए देखिएगा सब मंदिर उंदिर का ही निर्माण इसने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नागवंशीय शासक होगा यहाँ पे भीमकर्ण। भीमकर्ण के बारे में बात किया जाए तो इस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस भी उतना दिमाग में आपको नहीं रखना है। यहाँ पर भीमकर्ण का बात किया जाए, इतना लंबा ईस्वी में नहीं होगा, थोड़ा सा हम गड़बड़ लिखे हैं, ईस्वी को दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, देखिए भीमकर्ण का अगर बात किया जाए तो भीमकर्ण प्रथम जो प्रतापी शासक था, जिसने राय के जगह पर क्या स्थान पर लगाया था, तो कर्ण का उपाधि धारण किया था। ठीक है, राय के जगह पर कर्ण का उपाधि धारण करने वाला यही था भीमकर्ण। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा प्रतापी था, थोड़ा उपाधि भी अपना रखा। और दूसरी बात अगर यहाँ पर किया जाए तो ये जो है ना लड़ाई भी लड़ा है। देखिए भीमकर्ण जो है देखा जाए तो सुरगुज्जा वाला क्षेत्र में रक्सेलों के साथ जो है, रक्सेल राजा था, हेल वंशीय राजा, हेल वंशीय शासक था, राजा था यहाँ पे रक्सेल का, उसके साथ ये लड़ाई लड़ा था। ठीक है, नागवंशी राजा भीमकर्ण जो है, इसके बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था। युद्ध में देखा जाए तो ये युद्ध बरवा का लड़ाई था। कौन सा लड़ाई? बरवा का लड़ाई था। इस लड़ाई में क्या किया था कि जब ये जीत गया था, तो जीतने के बाद भीमकर्ण क्या किया था कि वासुदेव की मूर्ति वहां से लाया था। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र सुरगुजा वाला जो छत्तीसगढ़ में अभी क्षेत्र है, वहां जब जीत लिया था, ये रक्सेलों से लड़ाई जीता था। तो जीतने के बाद ये बरवा का लड़ाई था, और यहाँ पे वासुदेव की मूर्ति जो है उठा करके लाया था प्रमाण के तौर पर कि हम जो है बरवा की लड़ाई को जीते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये मूर्ति लाने का काम किया था। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात किया जाए तो इस लड़ाई में विजय होने के बाद जो है नागवंशियों का राजा गढ़वाल शासक था। गढ़वाल राज्य का यहाँ पे सीमा जो है पूरा विस्तार हो गया था। गढ़वाल वाला जो है जो क्षेत्र है वो पूरा तरीका से विस्तृत हो गया था, उसका सीमा बढ़ा दिया गया था, क्योंकि सुरगुजा वाला क्षेत्र तक भी झारखंड वाला क्षेत्र घुस गया था, क्योंकि रक्सेल लोग यहाँ पे हार गया था और शासक हमारे यहाँ का जीत गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो भीमकर्ण है, ठीक है, ये कर्ण ऐसे होगा भीमकर्ण। ठीक है, तो भीमकर्ण यहाँ पे भीम सागर का निर्माण किया था। ठीक है, भीम सागर का एक निर्माण यहाँ पर करने का काम किया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या किया था कि राजधानी जो है वो चुटिया जो था, ठीक है, चुटिया, उसको हटाकर खोखरा कर दिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा राजधानी चुटिया से हस्तांतरित करके खोखरा किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये भीमकर्ण ने राजधानी को परिवर्तित करने का काम किया था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर बात किया जाए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट हो जाएगा शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण जो है ये शासक बनता है। इस भी कभी नहीं पूछता है, बस यही पूछेगा कि नागवंशीय शासक कौन है नहीं है, इसी को आपको याद रखना है। देखिए शिवदास कर्ण के बारे में किया जाए तो ये नागवंशी राज्य का एकमात्र जो है यहाँ पे प्रमुख शासक था। अगर बात यहाँ पर किया जाए, जो हापा मुनि मंदिर आप देख रहे हैं, ठीक है, गजघंट राय ने इसको बनाया था, ये यहाँ पर है घाघरा गुमला में। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धनाथ जो है देव, शिवनाथ देव के हाथों में क्या किया था, हाथों से 1401 ईस्वी में यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करवाया था। ठीक है, मतलब एक अच्छा काम किया था शिवदास कर्ण। ठीक है, शिवदास कर्ण क्या किया था, तो एक प्रसिद्ध प्रमुख राजा था, ये भी नागवंशियों का।
इसने क्या किया था, जो हापा मुनि मंदिर बनाया गया था गजघट का राय के द्वारा, तो उसके द्वारा जो बनाया गया मंदिर है वो घाघरा में, गुमला में है। वहां पे सिद्धनाथ देव, ठीक है, सिद्धनाथ देव एक पंडित थे, इनके हाथों यहाँ पर क्या करवाया था, विष्णु का मूर्ति का प्रतिमा स्थापित कराने का काम किया था। तो याद रखेंगे। और ये हम पहले ही बता दिए कि 9वीं शताब्दी में गजघंट राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हापा मुनि मंदिर जो हापा मुनि गांव में स्थित है, वहां निर्माण कराने का काम किया था, लेकिन मूर्ति स्थापित कराने का काम शिवदास कर्ण ने कराया था। विष्णु का मूर्ति वहां पे स्थापित करवाया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हापा मुनि मंदिर में किस मूर्ति को स्थापित कराया गया है या किस भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, तो ये विष्णु की प्रतिमा है, याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा पीएचडी करने जैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को पढ़ने का यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। चलिए, प्रताप कर्ण, बहुत एक प्रतापी शासक आ जाएगा, प्रताप कर्ण। यहाँ कहानी थोड़ा सा बढ़ेगा प्रताप कर्ण के जगह पर, ठीक है। देखिए, प्रताप कर्ण जब शासन कर रहा था सत्ता का, तो लोधी वंश का यहाँ पे शासक था, लोधी वंश का ये शासनकालीन शासक था यहाँ पे। और यही नहीं, प्रताप कर्ण लोधी वंश के समय में आया था, छत्र कर्ण भी लोधी वंश के समय में था, विराट कर्ण जो है ये भी लोधी वंश के शासन काल में यहाँ पे सत्ता शासन कर रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि प्रताप कर्ण जो है, प्रताप कर्ण के समय में नागवंशी राज्य जो है पूरी तरीका से घटवार राजाओं से त्रस्त था, घटवार राजाओं का विरोध का सामना कर रहा था, इससे त्रस्त था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था घटवार राजाओं से, ठीक है। किसको, तो ये प्रताप कर्ण नागवंशियों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है। देखिए, इस समय जो है तमाड़ का जो राजा था, तमाड़ का जो क्षेत्र है उसका राजा था, वो नागवंशी राज्य को पूरा तरीका से, उसका जो राजधानी हुआ करता है खोखरा, अभी हम बताए थे खोखरा जो बनाया गया था, तो इस खोखरा गढ़ को पूरी तरीका से घेराबंदी कर लेता है। कौन, ये तमाड़ का शासक पूरा तरीका से घेराबंदी कर देता है। और यहाँ पर प्रताप कर्ण जो है किले में कैद हो जाता है, किले में बंद हो जाता है। अब इसको दिक्कत लगता है कि कहीं तमाड़ का राजा लोग हमको मार न दे, तो इसके लिए पूरा डरने लगता है, किला में बंद हो जाता है प्रताप कर्ण। अब यहाँ पर होता क्या है कि प्रताप कर्ण को इस बंदी से मुक्त दिलाने का काम जो है वो कौन करते हैं, यहाँ पे खैरागढ़ के शासक, खैरागढ़ के शासक खरवार शासक होते हैं कौन, तो खैरागढ़ के खरवार शासक बागदेव सिंह। बागदेव सिंह जो है ना बड़ा चालाक आदमी होता है, कहने का मतलब देखता है कि तमाड़ के राजा लोग जो है वो नागवंशी शासक प्रताप कर्ण को बंदी बना लिए हैं, तो वो चला जाता है हेल्प करने के लिए। प्रताप कर्ण जो है वो प्रताप कर्ण को देखते हैं कि वो जब बंदी बनाया गया है तो उसको हेल्प करने चल जाते हैं खैरागढ़ के खरवार शासक बागदेव सिंह। अब बागदेव सिंह की सहायता से क्या होता है कि इसको मुक्त कर दिया जाता है, आजादी से, मतलब जो बंदी बनाया गया था उससे मुक्त कर दिया जाता है। जब बागदेव सिंह प्रताप कर्ण को तमाड़ के राजाओं से या तमाड़ के शासकों से मुक्त कर देता है तो बहुत खुश हो जाता है प्रताप कर्ण। उसके बाद प्रताप कर्ण जो है वो इनको पूरा कर्णपुरा का जो क्षेत्र है, मतलब बागदेव सिंह को कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दे देता है, ठीक है। और यही कर्णपुरा जो क्षेत्र है, बड़का गांव वाला क्षेत्र, ये मिल जाता है किसको, तो ये मिल जाता है यहाँ पे रामगढ़ राजवंश जो स्थापित होगा बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में, तो इनको मिल जाता है। और 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज का स्थापना हो जाता है, जहां पर 21 परगना का दीवानी जो है इसके पास चला जाता है। अब सोचिए, एक थोड़ा सा मदद करने से अगर बोला जाए यहाँ पर, तो आप पढ़े होंगे इसके पहले कि फनी मुकुट राय 66 परगना के साथ जो है यहाँ पे नागवंशियों का शासन सत्ता स्थापित किया था, लेकिन 21 परगना जो है वो यहाँ पे कर्णपुरा के शासकों के साथ, कर्णपुरा के जो क्षेत्र मिला है आपका बागदेव सिंह को, उसके साथ चला जाता है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर बनता है एक थोड़ा सा मदद करने पर। तो ये जानते थे बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, ये दोनों भाई थे, ठीक है। और नागवंशियों को पूरा हालत खराब कर दिया था बाद में ये सब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो यहां से ही रामगढ़ राज्य घुसेगा, लेकिन इसके बाद हम रामगढ़ राज्य देखेंगे। छत्रकर्ण, छत्रकर्ण से इंपॉर्टेंट बस यही है, बस आपको दिमाग में रखना है कि छत्रकर्ण जो है ये भी लोधी वंश के समकालीन था, और कुछ नहीं याद रखना। यहाँ पे ये प्रतापी नागवंशीय शासक था, याद रखना है।
देखिए विष्णु की मूर्ति जो कोराम्बे में स्थापित कराने का काम किया था। देखिए कोराम्बे जो क्षेत्र है ये कहीं कहीं आपको लोहरदगा मिल जाएगा, कहीं कहीं ये आपको गुमला क्षेत्र में मिल जाएगा, कोराम्बे का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है विष्णु का मूर्ति स्थापित कराने का काम इसने किया था। याद रखेंगे कोराम्बे में नागवंशीय जो शासक था छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में छत्रकर्ण जो है वो जीता था। ठीक है, ये कोराम्बे का क्षेत्र में जो है रक्सेलों के साथ, रक्सेल और नागवंशियों का एक राजा था छत्रकर्ण, तो इसके बीच जो है लड़ाई हुआ था। इसीलिए ये जो कोराम्बे वाला क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं झारखंड का हल्दी घाटी। झारखंड का हल्दी घाटी इसको कहते हैं क्योंकि नागवंशी और रक्सेलों के बीच यहाँ पर लड़ाई हुआ था, इसीलिए इसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पे चेतेश्वर महाप्रभु जो है वो झारखंड के क्षेत्र में घूमते थे, जो वैष्णव मत के समर्थक थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ये याद रखेंगे, ये भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस क्षेत्र में घूम रहे थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सबसे प्रमुख शासक यहाँ पर हो जाएगा ये दुर्जन शाह। दुर्जन शाह साल भी कहते हैं, दुर्जन शाह भी इसको कहा जाता है। याद रखेंगे इस समय का स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, VVI होगा। ठीक है, दुर्जन शाह, दुर्जन साल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दुर्जन शाह जो है वो खोखरा पर बार बार आक्रमण हो रहा था, तो इस आक्रमण से बचने के लिए ये क्या किया था, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, मतलब कोई आक्रमण हो रहा है तो वहां पर हट ही जाना सही रहेगा अगर आप उतना शक्तिशाली नहीं है तो। ये अपना राजधानी खोखरा से हटाकर दोयसा कर लिया था, दोयसा। ठीक है, दोयसा इसी को कहते हैं, गुमला में है, गुमला में है, तो याद रखेंगे हस्तांतरित यहाँ पर कर लिया था। और यहाँ एक नौरतनगढ़ का किला बनाया था जो गुमला में है। ठीक है, इसका निर्माण इसने कराया था। ठीक है, नौरतनगढ़ का किला का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे ये किला जो है 5 मंजिला बनाया था, 5 मंजिला ये भवन बनाया था, जिसमें प्रत्येक यहाँ पे किले में, टीले में नहीं, किले में, ठीक है, किले में यहाँ पर देखा जाए तो 9 कमरा है। ठीक है, 99 नहीं, 9 कमरा है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें झरोका दर्शन था। झरोका दर्शन जैसे मुगल वाला शासक हुआ करता था ना, तो मुगल वाला शासक झरोका दर्शन बनाता था। ठीक है, जहां से लोगों को अपना मतलब जो उसको प्यार करने वाले लोग होते थे उसको जो है वहां से लोग दर्शन देता था। उसी तरह से झरोका दर्शन, दर्पण जो है दर्शन होना चाहिए, दर्शन करने का ये जगह बनाया था। और ये मुगल शैली से, मुगल स्थापत्य कला शैली से प्रभावित था, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बाद में जो है दुर्जन शाह जो है वो यहाँ पर पड़ जाता है चक्कर में, किसका, जहांगीर के चक्कर में, क्योंकि ये जहांगीर और शाहजहां के समकालीन था। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन ये शासक था। जहांगीर के कैद में फिर ये आ जाता है बाद में, क्योंकि देखिए जब मालगुजारी लोग नहीं देता, आप लोग को हम बताते हैं, जब ये सबको मुंडा, ठीक है, जब ये शासन सत्ता पढ़ाएंगे तो मुंडा से, देखिए यहाँ पे फनी मुकुट राय को मिला था, फनी मुकुट राय को मिला था, तो फनी मुकुट राय को सत्ता मिला था तो जनजातियों से गैर जनजाति को मिला, तो मुंडाओं को बड़ा भाई ये सब मानता था, तो कोई मालगुजारी नहीं लेता था। जब सत्ते मिल गया तो मालगुजारी कहां से लेंगे, तो मालगुजारी ये सब नहीं लेता था मुंडाओं से, तो ये सब का स्थिति खराब होने लगा था। दुर्जन शाह या तो नागवंशियों का स्थिति तभी अच्छा रहता जब ये सब मालगुजारी लेता, जब लगान लेता, टैक्स लेता। यहाँ तो मुंडा से सत्ता मिल गया था तो टैक्स नहीं लेता था, लेकिन क्या है कि मुगल वाला को चाहिए था, मुगल वाला को माल चाहिए था, अब ये सब माल ले नहीं रहा तो देगा कहां से। तो दुर्जन शाह को जब पकड़ करके जहांगीर ले जाता है, यहाँ पे फिर 12 साल का कैद रखता है, 12 साल ग्वालियर में कैद रखता है। उसके बाद यहाँ पर कैद से मुक्ति कब मिलती है, जब ये 6,000 रुपया वार्षिक कर देने के लिए स्वीकारता है। ठीक है, कर देने के लिए स्वीकारता है। अब यहाँ मुंडाओं से क्यों नहीं लेता था, क्योंकि मुंडाओं को बड़े भाई मानते थे नागवंशी लोग, क्योंकि सत्ता उसी से मिला था, तो जिससे सत्ता मिलेगा उसके साथ कभी हम लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो यहाँ पर यही होता है, बाद में जो है 6,000 रुपया वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पर, तब इनको छोड़ा जाता है। अब उसके बाद का स्थिति ये सामने मिलता है। ठीक है, अब जहांगीर जो है वो दुर्जन शाह को शाह का उपाधि देता है। ठीक है, दुर्जन शाह को शाह का उपाधि कौन देता है, तो याद रखेंगे शाह का उपाधि ये जहांगीर देता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा राम शाह, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है राम शाह, ये केवल याद रखेंगे राम शाह जो है
शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन शासक था राम शाह। बस नौरतनगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पे यहाँ पर देखेंगे तो कपिलनाथ का मंदिर का निर्माण इसने कराया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रीवा के राजा से ये युद्ध हुआ था और समझौता भी किया था, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि रीवा के राजा से यही राम शाह जो है वो लड़ा था, और कोई इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए रघुनाथ शाह के बारे में बात किया जाए तो ये औरंगजेब के समकालीन था। रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है। और यहाँ पे जो बोड़ैया है, बोड़ैया जो क्षेत्र है रांची में, ठीक है, ये कहाँ पे है तो रांची में है, बोड़ैया रांची में है। वहां पे मदन मोहन मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। और चुटिया जो क्षेत्र है, चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण इसने कराया था। तो दो मंदिर, राम सीता मंदिर ये भी रांची में है, ठीक है, रांची में है। और एक आपका मदन मोहन मंदिर ये भी आपका रांची में है। तो ये दोनों का निर्माण जो है रघुनाथ शाह ने करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, ये भी नागवंशियों का शासक, नागवंशी काल का शासक था और औरंगजेब के समकालीन था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं एनीनाथ सहदेव, ठीक है, एनीनाथ सहदेव याद रखिएगा। एनीनाथ सहदेव इंपॉर्टेंट रहेगा। इसने अपनी राजधानी जो है वो डोईसागढ़ से स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित एक एरिया है सतरंजी को स्थापित कर दिया था, मतलब हस्तांतरित किया था। जैसे डोईसागढ़ जो शासनकाल में राजधानी पहले हुआ करता था, वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित एक सतरंजी एरिया है, ये सतरंजी स्थापित कर दिया था एनीनाथ सहदेव ने अपना राजधानी। तो बस यही पूछेगा, इसी को थोड़ा सा याद रखना है, और ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। और एनीनाथ सहदेव या एनी सहदेव जो है, इसने यहां पर क्या किया था, 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। ये जगन्नाथ मंदिर कहां पर है तो ये रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है। यही 1691 ईस्वी में एनीनाथ सहदेव ने इसका स्थापना किया था। ये भी मंदिर पूछा जाता है, थोड़ा याद रखेंगे। और एक हटिया जो क्षेत्र है, हटिया बाजार, इसको भी ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने बनाया था, ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो बात है इसको थोड़ा सा आप देख लिए। अब चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा नागवंश बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा चल जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको पढ़ने का जरूरत है। अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, 46 मिनट हुआ है, लेकिन ये जो है अब ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। देखिए आगे अगर बात यहाँ पर किया जाए तो यजुनाथ शाह, यजुनाथ शाह जो है ये 1706 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक देखेंगे। यजुनाथ शाह के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए राम शाह के बाद ये नागवंशियों का शासक बना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। देखिए बहादुर शाह जो है, ये बहादुर शाह प्रथम यहाँ पर बात किया जाए, और एक फर्रुखसियर इसके समकालीन ये शासक था। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा यजुनाथ शाह के बारे में कि अपनी राजधानी जो है ये डोईसा से हटाकर पालकोट बना दिया था, पालकोट हस्तांतरित किया था, डोईसा से पालकोट अपनी राजधानी बना दिया था। बस इतना ही याद रखना है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहां पर देखते हैं शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह से इंपॉर्टेंट क्या है, अजुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था, बस इतना याद रखना है। और बिहार का सूबेदार जो है फर्रुखउद्दौला, ठीक है, इसने आक्रमण यहां पर किया था इसके समय में, बस इतना ही याद रखना है। वैसे नहीं पूछता है, शिवनाथ शाह के बारे में नहीं पूछता है, आपको उतना जरूरत नहीं है इसको याद करना, ठीक है। वैसे लिख दिए, पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। उदयनाथ सहदेव, ठीक है, उदयनाथ सहदेव, इनके बारे में जानना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए उदयनाथ सहदेव का बात अगर किया जाए तो यहाँ पे शिवनाथ शाह के बाद ये उत्तराधिकारी बना था, उसके बाद ये उत्तराधिकारी बना था। और इसके समकालीन में अलीवर्दी खां के नाम सुने होंगे, ठीक है, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था इसके समय में, बस ये थोड़ा याद रखना है। और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उदयनाथ सहदेव जो है वो रामगढ़ के शासक जो है यहाँ पे विष्णु सिंह, इसके बीच जो है यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीका से कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अलीवर्दी खां को ये मुआवजा देता था विष्णु सिंह के माध्यम से, ठीक है,
ये क्या करता था, तो मुआवजा देने का काम या मालगुजारी देने का काम करता था। अलीवर्दी खां को इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा, ये रातू को राजधानी बनाया था। इसने अपनी राजधानी रातूगढ़ को बनाया था। किसने, तो याद रखेंगे यहाँ पे उदयनाथ सहदेव ने राजधानी रातूगढ़ को बनाया था। बस उतना ही याद रखना है, ठीक है। ये सब लिख करके पढ़ाते तो और मजा आता, लेकिन आप लोग लिखला पढ़ते नहीं है, ठीक है, तुरंत स्किप करके भाग जाते हैं। अगर लिख लिख के पढ़ाए तो इसको तुरंत आप लोग छोड़ करके भाग जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं श्याम सुंदरनाथ सहदेव, ठीक है। श्याम सुंदरनाथ सहदेव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि ये उदयनाथ शाह का जो है ये छोटा भाई था और उसी का उत्तराधिकारी के रूप में मृत्यु के बाद मतलब अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में क्या मतलब शासक बना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि 1742 ईस्वी में भास्कर राय जो पंडित थे उसके नेतृत्व में मराठों का यहाँ पे झारखंड से होकर के बंगाल पर आक्रमण होता था। तो बंगाल पर जब आक्रमण होता था तो यहाँ पर क्या कंडीशन था कि बार बार मराठा लोग झारखंड से होकर के बंगाल पर आक्रमण करता था, तो मराठाओं का आगमन आना जाना लगा रहता था। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ कि इसीलिए बार बार मराठा झारखंड से होकर कोई गुजरते थे, तो झारखंड के क्षेत्र में मुगलों का प्रभाव थोड़ा कम रहा, ना के बराबर प्रभाव रहा, क्योंकि बार बार मराठा बहुत शक्तिशाली थे, झारखंड को एक मार्ग के रूप में प्रयोग करते थे। इधर से जाते थे बंगाल में घुस करके अंग्रेज मारते थे मुगलों को, फिर निकलते थे। तो मराठा जो है एक शक्तिशाली होने के कारण मुगल लोग साहस नहीं कर पाया कि हम झारखंड में पूरी तरीका से अपना अस्तित्व फैलाएं, वो अपना साम्राज्य विस्तार करे। इसीलिए मानभूम वाला क्षेत्र में देखेंगे तो पूरा मुगलों का अस्तित्व वहां कम रहा था, बहुत कम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा याद रखेंगे। श्याम सुंदरनाथ सहदेव के समय में मराठा लोग जो है इस क्षेत्र में आवागमन ज्यादा करते थे, इसलिए जो गढ़वा जो क्षेत्र देखेंगे, गढ़वा ये मराठी शब्द है, मराठी शब्द है गढ़वा, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि मराठा का इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अस्तित्व था, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए, याद रखना है। तो मराठों का पूरा मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया था, मराठा का प्रभुत्व स्थापित हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहां तक हो गया। अब जो है नागवंशियों का जो पहला राजधानी क्या था, तो सुतियांबे, पहला राजधानी 64 ईस्वी में देखा जाए तो सुतियांबे बना था। फनी मुकुट राय पहला राजा था, ये याद रखेंगे। इसी तरह से अंतिम वाला जरूर याद रखिएगा यहाँ पे कि अंतिम जो राजधानी था वो रातूगढ़ था, और रातूगढ़ जो है ये शासक किसने बनाया था, तो उदयनाथ सहदेव ने बनाया था। अंतिम जो है ये राजधानी था। तो ये दो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पहला और अंतिम वाला पूछता है, याद रखना है, ठीक है। 60-70 को शासक को क्या याद करेंगे, जितना पूछा जाएगा उसी को याद करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नागवंशियों का शासन सत्ता समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा, एग्जाम के समय में लेने से कोई फायदा नहीं, अभी ये लेके पढ़िए, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। बाकी हम जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए जो है जीडी, ठीक है, जीडी के लिए चालू करने वाले हैं, इसी पर बैच दिमाग में आ रहा है कि जीएस पेपर इस पर चालू करेंगे, क्योंकि झारखंड में मतलब जब एग्जाम आएगा तभी लोग पढ़ेगा, इसीलिए ये चैनल जो अभी देख रहे हैं उसको झारखंड के लिए समर्पित कर दिए हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा लोग तो पढ़ता नहीं, जब एग्जाम आएगा तब थोड़ा मोड़ा पढ़ेगा, नहीं तो सेंट्रल पर फोकस करने के लिए इस चैनल पर हम जाने वाले हैं, ठीक है। और उसमें जीएस पढ़ाएंगे, आप लोग का भी काम आ जाएगा। तो नागवंशियों का शासन सत्ता समाप्त तो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं रामगढ़ राज्य, ठीक है। रामगढ़ राज्य आप लोग को हम बताए थे कि प्रताप कर्ण जो था, प्रताप कर्ण, ठीक है, ये प्रताप कर्ण को जब तमाड़ के शासक लोग दिक्कत डाला था, इसका राजकाज पूरा तरीका से घेराबंदी कर लिया था, तो यही बागदेव सिंह आकर के इनको छुड़ाया था, ठीक है। खैरागढ़ का शासक बागदेव सिंह छुड़ाया था। फिर बागदेव सिंह जो कर्णपुरा का क्षेत्र पूरा तरीका से उसको गिफ्ट मिल गया था प्रताप कर्ण के द्वारा 21 परगना के साथ में, वही स्थापित यहाँ पर होगा क्या, रामगढ़ राज्य। कब, 1368 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में
बागदेव सिंह अपने भाई सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर के रामगढ़ राज्य का स्थापना करेगा और रामगढ़ राज्य फिर पूरा विस्तारित होगा। तो ये पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर चेरो राजवंश, फिर उसके बाद रक्सेल का, उसके बाद अन्य जो है सिंहभूम राजवंश, ये देखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रामगढ़ राजवंश में देखिए, रामगढ़ राज्य का अगर स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और इनका एक भाई थे सिंहदेव सिंह के द्वारा किया गया था। कर्णपुरा का जो राजा था उसको पराजित कर लिए थे। अपराजित करने के बाद जो है 21 परगना का यहाँ पे दीवानी मिल गया था। 21 परगना जो है इसके कब्जे में आ गया था। देखिए, कर्णपुरा के राजा से भिड़े थे नहीं, एक प्रकार से अगर बात किया जाए तो कर्णपुरा का जो राजा था वो प्रताप कर्ण को सहायता नहीं किया था और ये नागवंशियों के अंतर्गत था। तो ये जो प्रताप कर्ण है वो दे दिया था गिफ्ट में बागदेव सिंह को। अब बागदेव सिंह को तो दे दिया, लेकिन कर्णपुरा का शासक छोड़ नहीं रहा था। तब लड़ना पड़ा था कि कर्णपुरा का शासक कहीं छोड़ेगा, जब हमको मेनका राजवा हमको दे दिया शासन, तो ये अब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो अब इसको हटाओ और हम यहाँ पे शासन करते हैं, हमारा शासन होगा। तो यही बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने यहाँ पे जो है अपना शासन सत्ता स्थापित किया, कर्णपुरा के शासक को पराजित करके, और 21 परगना पूरा का पूरा इससे छीन करके अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है कि रामगढ़ राज्य का विस्तार जो है ये कहां तक था। तो ये रामगढ़, हजारीबाग, उसके बाद चतरा, गिरिडीह, फिर उसके बाद कोडरमा, बोकारो, यहां तक जो है वो रामगढ़ राज्य विस्तारित था। इसका विस्तार बहुत बड़ा क्षेत्र में था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर बात यहाँ पर किया जाए तो नागवंशी शासकों से मतभेद हो जाने के कारण बागदेव सिंह जो है अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ जो है बड़का गांव का क्षेत्र कर्णपुरा को अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब एक प्रकार से मतभेद क्या, ये सब जो है ना, बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंशियों के अंतर्गत ही काम किया करता था। सब लोग जानता था, सेना में था तो सब जानता था कि कहाँ इस सब में नागवंशियों में कमजोरी है, कहाँ मजबूती है, सब समझ लिया था और अपना शासन सत्ता, रामगढ़ राजवंश का स्थापना, ये सब उससे निकल करके कर दिए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। खरवार जाति वाले लोग ऐसे भी बहुत ज्यादा मतलब गुस्सेला प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें बोला जाए तो यहाँ पे 3672 गांव इसमें शामिल थे। जो 21 परगना आप देख रहे हैं यहाँ पे, परगना 21 परगना में यहाँ पे 3672 गांव स्थित है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए तो बागदेव सिंह जो है अपनी पहली राजधानी सिसिया को बनाए थे। पहली राजधानी सिसिया को बनाने का काम इन्होंने किया था, और दूसरी राजधानी जो है ये बनाए थे उर्दा को। ठीक है, पहली राजधानी जो बनाया गया था वो सिसिया को बनाया गया था और दूसरी राजधानी उर्दा को बनाया गया था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर बात किया जाए, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो राजा हेमंत सिंह का नाम आता है। ठीक है, राजा हेमंत सिंह का नाम आता है और ये अपना राजकाज जो है यहीं से चलाएंगे। उर्दा जो है, उर्दा के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो बादम को। ठीक है, हेमंत सिंह क्या करता है, उर्दा के स्थान पर बादम को राजधानी बनाता है। ठीक है, बादम का किला जो है अभी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका स्थिति तो थोड़ा मोड़ा है, आप जाकर के देख सकते हैं बादम। ठीक है, ये हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो दलेल सिंह बनते हैं शासक। दलेल सिंह बादम के स्थान पर जो है राजधानी क्या करते हैं, तो राजधानी जो है बदल देते हैं और कहां ले आते हैं, तो रामगढ़। ठीक है, देखिए हेमंत सिंह जो है वो राजधानी उर्दा से उठा करके और बादम ले आता है, और फिर बादम से राजधानी रामगढ़ ले आता है कौन, दलेल सिंह। और सिर्फ ऐसा इसलिए करता था क्योंकि ये लंबा शासन सत्ता स्थापित रखा जा सके और बच करके काम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज आ गया है, मुगल लोग है, तो अंग्रेज लोग ज्यादा यहाँ तंग ना करे, इसके लिए इस तरह से स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रहा था। क्योंकि आप लोग को पता है कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन यहाँ पर हो गया था, ब्रिटिश का आगमन यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बात होता है। इसके बाद अगर यहाँ पे सिंपल बात किया जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दलेल सिंह जो है, दलेल सिंह मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए जो है वो यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि दलेल सिंह जो है मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए
किले का निर्माण किया था, राजधानी भी इसीलिए बदलता था और कुछ उद्देश्य इसका नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दलेल सिंह से यही है कि कैथा शिव मंदिर जो है वो अगर देखा जाए तो दलेल सिंह जो है इसका निर्माण करवाया था, स्थापित करवाया था कैथा शिव मंदिर को। याद रखेंगे 2016 ईस्वी में भारतीय जो धरोहर इसको घोषित किया गया, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। दलेल सिंह जो है नागपुरी कवि भी था, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कैथा शिव मंदिर जो है ये रामगढ़ में है, रामगढ़ में कैथा शिव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। अभी वर्तमान में भारत का ये राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ है 2016 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैथा शिव मंदिर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और शिव मंदिर है, ये तो सिंपल नामे में है। कैथा मंदिर अगर लिखेगा तो शिव से संबंधित मंदिर है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, सिंहदेव वंश का अगर यहाँ पर बात किया जाए, तेज सिंह, इसके बाद तेज सिंह शासक बनेगा। इस भी याद कीजिए, नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पूछता है जल्दी, इस भी याद रखना है। 1772 से 80 तक का बात है। 1772 ईस्वी में बात यहाँ पर किया जाए तो रामगढ़ के राजा जो हैं वो बने थे, ये याद रखना है यहाँ पर। कौन? तेज सिंह। और तेज सिंह क्या किया था कि रामगढ़ में जो राजकुल है उसका ये दूसरी जो शाखा है, वो दूसरी शाखा यहां से प्रारंभ हो जाता है तेज सिंह से, ठीक है। तेज सिंह से दूसरी शाखा प्रारंभ हो जाता है और तेज सिंह जो है दूसरी शाखा का प्रथम जो है एक प्रकार से शासक यहाँ पे बनता है। और ये प्रथम शासक हुआ तेज सिंह, और इसने अपनी राजधानी जो है वो इचाक को बनाया था, ठीक है। इचाक हजारीबाग में है, तो इचाक को इसने राजधानी बनाया था तेज सिंह ने, ठीक है। और ये दूसरी शाखा है, और दूसरी शाखा का प्रथम जो है ये शासक था, इतना ही याद रखना है, ठीक है। बस इचाक किसने बनाया? तेज सिंह ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। दलेल सिंह ने क्या किया? रामगढ़ को बनाया था। हेमंत सिंह ने बादम को बनाया था। लास्ट में राजधानी हम एक जगह लिख दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर बात यहां पर किया जाए 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का जो शासक था, यहाँ पे शासन काल जो चल रहा था, उसका तीसरी शाखा जो है यहाँ पे चली गई किसके हाथों में? तो राजकुल के हाथों में पूरी तरीके से चली गई थी। तो यहाँ पर बात किया जाए तो इस समय जो है प्रथम शासक यहाँ पे कौन बने थे? तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो है ये पहले शासक एक प्रकार से हुए तीसरे शाखा के, ठीक है। अब जब तीसरे शाखा के प्रथम शासक हुए तो इसने राजधानी जो है वो रामगढ़ से हटा करके पद्मा कर दिया था, ठीक है। और यही पद्मा जो है आखिरी में रह जाएगा, मतलब रामगढ़ राज्य का राजधानी पद्मा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर पद्मा ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अंतिम शासक 1937 में बनेंगे कामाख्या नारायण सिंह। मेरे दादा ये सब बोलते हैं कि इसके पास हेलीकॉप्टर हुआ करता था उस जमाना में, वो हेलीकॉप्टर से घुमा करता था, हम लोग देखते थे, हेलीकॉप्टर से उड़ करके आता था ये कामाख्या नारायण सिंह अंग्रेजों के समय में, ऐसा सुनने में आया। अब दादा लोग देखे तो बोले, तो हम आप लोग को बता दिए। तो ये जो है यहाँ पर बात किया जाए तो रामगढ़ राज्य का ये अंतिम शासक था, ठीक है। कामाख्या नारायण सिंह ये अंतिम शासक था, और इसकी राजधानी जो है ये पद्मा से ही शासन सत्ता को संचालित करने का काम करते थे, क्योंकि ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पद्मा को ही क्या बनाया था? ये राजधानी स्थापित किया था, और यही पद्मा से ये शासन सत्ता हस्तांतरित करने का काम, चलाने का काम करते थे, हस्तांतरित नहीं चलाने का काम करते थे, ठीक है। तो अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह और पद्मा अंतिम राजधानी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात यहां पर किया जाए तो जब देश आजाद हो गया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद 26 जनवरी 1955 ईस्वी को क्या हुआ कि बिहार राज्य का भूमि सुधार जो अधिनियम है, ये पूरी तरीका से इसका धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व जो है उसको समाप्त कर दिया गया, राजकाज का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस तरह से ये पूरा जो राज्य है उसका जो पावर था, उसका जो शक्ति था, वो जो राजकाज था वो पूरा समाप्त हो जाता है। ये मतलब 26 जनवरी 1955 का जो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम है उसके तहत धारा 3 के तहत, ठीक है। तो इस तरह से ये राजकाज पूरा समाप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा आप क्रम याद रखिएगा जरूर, ठीक है। ये रामगढ़ राज्य का राजधानी का सही क्रम यही पूछता है और कुछ ज्यादा यहाँ से नहीं पूछता है।
तो ये 1 नंबर में याद रखिएगा। पहला सिसिया ये राजधानी था, प्रथम राजधानी था। बागदेव सिंह यहाँ से शासन सत्ता का संचालन किया करते थे। उर्दा से जो है बागदेव सिंह यहीं से थे, बागदेव सिंह यहाँ से सत्ता चलाते थे। सिसिया से उर्दा हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात किया जाए बादम जो है हस्तांतरित करने का काम हेमंत सिंह ने किया था, ठीक है। इसके बाद रामगढ़ जो है उसको फिर से हस्तांतरित करने का काम दलेल सिंह ने किया था, ठीक है। इचाक बनाने का काम तेज सिंह ने किया था। और उसके बाद अंतिम जो राजधानी है, अंतिम राजधानी जो है वो याद रखिएगा। यहाँ पे अंतिम राजधानी जो है वो क्या था, तो अंतिम राजधानी यहाँ पे है पद्मा, ठीक है, पद्मा। यहाँ पे पद्मा इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है। ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो है इन्होंने पद्मा को राजधानी बनाया था और यही रामगढ़ राज्य का अंतिम राजधानी था जो 1955 तक रहा और आजादी के बाद ये पूरी तरीका से खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसमें हम पूरी तरीका से मुंडा राजवंश, फिर नागवंशीय शासन और उसके बाद यहाँ पे रामगढ़ राजवंश को बताने का प्रयास किए। इसके बाद हम आगे देखेंगे, लेकिन जो है ये आप इससे जरूर जुड़िएगा, बहुत कम फी में है, ठीक है। आप इससे जुड़िएगा, पूरा मजेदार सेशन यहाँ पर चलेगा, पूरा डिटेल में चलेंगे। जैसा आपको पढ़ना है हम वैसा ही चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस इससे आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे जो है पलामू का रक्सेल देखेंगे, चेरो राजवंश देखेंगे, फिर छोटे छोटे राजवंश देखेंगे, तो जो क्षेत्रीय राजवंश यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो एक पार्ट हम और देंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा उससे मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।